सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास हेडलाइंस के साथ। समालखा में दिन दहाड़े हुआ था एक युवक का अपहरण। पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, एक आरोपी को किया काबू। अपहरण के पीछे पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है मामला। पानीपत के अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू होने के बाद भी परेशान दिखे आढ़ती और किसान। अनाज मंडी में धान लेकर आए किसानों का आरोप, धान में नमी बताकर नहीं खरीदी जा रही उनकी फसल। जिला बार एसोसिएशन में राजनीति गरमाई, एक गुट ने सोमवार को बुलवाई एडॉक कमेटी की बैठक। जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान आनंद दहिया ने एडॉक कमेटी पर उठाए सवाल। निरंकारी सत्संग भवन के पास मिली लाश की 4 दिन बीत जाने के बाद भी शिनाख्त करने में भी नाकाम रही समालखा पुलिस। बाबरपुर मंडी में आढ़ती से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, बेटे और पोते को दी जान से मारने की धमकी। आढ़ती से 17 दिन में फिरौती की 3 धमकी भरी चिट्ठियां भेजी। अर्जुन नगर में चटनी देने से किया मना तो रेहड़ी वाले पर फेंका खोलता हुआ तेल। रेहड़ी चालक की बुरी तरह से जलने से हालत गंभीर, डॉक्टरों ने पीजीआई किया रेफर। हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। समालखा में रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक निकाला कैंडल मार्च। मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के वर्कर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रेसिडेंट का कहना, पूरी फेडरेशन का पूरे देश में आंदोलन जारी। वर्कर्स का कहना, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वर्कर्स का कहना, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दिया जाए दर्जा। आंदोलन कर रहे लोगों ने मांग करी कि उन्हें रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपए की मुफ्त राशि दी जाए। आइए अब खबरों को देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शहर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग, मर्डर जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला समालखा ब्लॉक का है, जहां पर दिन दहाड़े समालखा रेलवे रोड पर कार सवार कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। मानो बदमाशों में जैसे पुलिस का कोई खौफ ही न बचा। अपहरण की सूचना कंट्रोल रूम में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। SHO समालखा, SHO बापोली, तीनों CIA ने नाकाबंदी कर युवक की तलाश शुरू कर दी। कहाँ से रहने वाले हो? यहाँ समालखा में क्या करने आए थे? सामान लेना था जी, कलेसर चलाना था ना, इसका सामान लेने के लिए। तो क्या कुछ हुआ? हाँ जी, क्या कुछ हुआ? मैं तो उसमें आ रहा था, नहीं है वो जीन्स पैंट खरीदने के लिए वो दुकान में चला गया सर मनचंदड़ी, उसमें से हुआ बाबा। मैं कहा अंदर का बाहर से वो गाड़ी ले गया, इसको गाड़ी में उठा लिया, हेल्पर बैठा था गाड़ी में। हाँ जी, मेरे को फिर क्या हुआ? फिर मैंने बाहर निकल के देखा तो वो गाड़ी उठा लिया। CC फुटेज में देखा ये बंदे उठा के ले गया गाड़ी थी, और वो बंदा जो मेरा हेल्पर था उसको भी ले गया। क्या नाम है उसका? आजाद से नहीं, हेल्पर जो है आपका दीपक। कहाँ का हो? वो 84 का रहने वाला है, बस इसराना अपने भाई के पास रहता था, फौजी के पास। अच्छा, वो आगे लगते के पास। ये कौन लोग थे जो उठाने वाले? क्या मुझे नहीं पता, इनके गांव का है कोई वो सिस्टम। गाड़ी कहाँ में मिली? हाँ जी, गाड़ी कहाँ में? यहीं पे अभी मुझे मिली भी नहीं है, यहाँ मैंने देखी भी नहीं गाड़ी। जानकारी के अनुसार लाखों बवाना वासी आजाद अपने साथी दीपक 84 के साथ कार में शुक्रवार को रेलवे रोड पर करीब 11 बजे कपड़े लेने आया हुआ था। आजाद कपड़े लेने के लिए दुकान में चला गया। करीब 10 मिनट बाद 3-4 युवक क्रेटा गाड़ी में आए, जिसमें से 3 लड़के क्रेटा गाड़ी से उतरकर दुकान के बाहर खड़ी कार में बैठ गए और दीपक से मारपीट कर उसे अपनी कार में बिठा कर ले गए और 2 युवक आजाद की कार भी ले गए। मामला ये था कि कस्टमर आया था मेरे पास कपड़े लेने के लिए, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी और दूसरी गाड़ी में से कोई 4-5 लड़के आए, उनके ड्राइवर को थप्पड़ मार के गाड़ी खोस के ले गए। गाड़ी के अंदर कौन था? गाड़ी के अंदर उनका कोई हेल्पर था जो कस्टमर आया हुआ था मेरे पास, उसको भी ले गए? उसको भी साथ ही ले गए। सारी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई। आजाद ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम में दी। चौक के इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि युवक के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर SHO समालखा, SHO बापोली और तीनों CIA ने नाकाबंदी कर दी। सूचना मिलते ही युवक की लोकेशन ढूंढने के लिए लगा दी गई थी। शाम करीब 8 बजे दीपक को 84 गांव के पास से बरामद कर लिया गया। आजाद की कार भी 84 रोड से बरामद कर ली है। आजाद के बयान पर अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। ये कल हमें ड्यूटी प्राप्त हुई थी भाई, एक कार और एक बंदे को वहाँ से रोड से जाना ले गए 3-4 लड़के। ये सूचना तो मौका पर पहुँचे और मौका पर आज़ाद नाम का व्यक्ति मिला। मैं उसने बताया मैं गाड़ी खड़ी करके अपने असिस्टेंट को गाड़ी में बिठा के और कपड़े लेने लग गया। इन बिटवीन 3-4 लड़के आए गाड़ी में और वो उसको उसके हेल्पर को बिठा के ले गए, उसकी गाड़ी में ले गए।
जिस सूचना पर हमने FIR दर्ज कर दी 31 तारीख, और उसके बाद हमने दोनों गाड़ियों को बरामद कर लिया और लड़के को भी बरामद कर लिया। एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। हाँ, उसको पेश किया। कौन है, कहाँ का, क्या नाम है इसका? ये भी जुरासी का था और किडनैपर भी जुरासी गांव के थे। इनका कुछ पता चला कि पैसों का लेन देन था और उस संबंध में इन्होंने जो है इसको किडनैप किया। समालका सीसीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। हाथरस के हैवानों को हुफासी, पानीपत में भी उठी हाथरस के गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता को न्याय दिलवाने की गूंज। समालका रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक दलित समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने पीड़िता के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग की, जिसको लेकर पूरे देश में मातम का माहौल छाया हुआ है। उन्होंने योगी सरकार व पीएम मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं जब इस बारे में लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि उनके दलित समाज की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था और उनके दलित समाज के सारे साथियों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आना पड़े तो वह सड़कों पर भी आएंगे। जो हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ इतनी बर्बरता के साथ गैंग रेप किया गया, उसकी ज़ुबान को काट दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज हमारे दलित समाज के सारे साथियों ने मिलकर आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसको हम इंसाफ दिलाएंगे और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, इसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, हम सड़कों पे भी आएंगे। क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के डीएम कह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। क्या वो अपने आप ही चल के चली गई, उसके रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट गई, क्या अपने आप ही अस्पताल में चली गई। वहाँ का डीएम उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ का सीएम भी उनके साथ मिला हुआ है। कैंडल मार्च का जो यू कर रहे हो आप, ये पूरे प्रदेश में है? ये हाँ, पूरे देश और प्रदेश में कैंडल और मार्च निकाल रहे हैं और सभी साथी। उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए कि सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उनको बचाने के प्रयास कर रही है। वहां का डीएम और सीएम दोनों उन्हें बचाने के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं कैंडल मार्च के दौरान राजू एमसी, धर्मपाल ठेकेदार, दिलबाग नीमिया, प्रवीण वाल्मीकि, राका, विनोद वाल्मीकि आदि मौजूद थे। समालका सीसीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। समालका में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के वर्करों ने किया विरोध प्रदर्शन। समालका के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साई के यूनियन के प्रेसिडेंट से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उनकी पूरी फेडरेशन का पूरे देश में आंदोलन जारी है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साई का यूनियन के राज्य प्रेसिडेंट विमला नैन हूँ। आज हमारे जो फेडरेशन है ये पूरे हिंदुस्तान लेवल पर हमारा आंदोलन चला हुआ है, क्योंकि ये छोटे ये मजदूर से लेकर और बड़े कर्मचारी तक का जो ये मोदी की सरकार है, इन्होंने पूरे देश के अंदर निजीकरण की संस्था पैदा कर दी है। 50% जो देश है ये ठेका प्रथा पे सौंप दिया है मोदी सरकार ने, और जो कर्मचारी हैं इनको जो TADA मिलना था उस पर भी रोक लगा दी गई, जो नई भर्ती थी उस पर भी रोक लगा दी गई। और दूसरी बात यह कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ये 1000 की आबादी पर एक कार्य करती है, इसको 24 घंटे का सरकार ने नौकर बना रखा है कि रात के समय भी कहती है कि ऑनलाइन पर हमें फ़ोटो चाहिए। ऐसा है सर, ना तो हमारे को सरकार ने कोई मोबाइल दे रखा है और ना हमारे को उसका खर्चा दे रखा है। एक तो इस बात से पूरी क्रोधित है, पूरा गुस्सा है, आक्रोश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि महकमा किस लिए बनाया था कि एक तरफ से सेंटर नहीं खुल रहे और एक तरफ से पब्लिक की 24 घंटे सेवा में रहते हैं। हमारे के लिए हमारे को कोई सुख सुविधा नहीं दी जा रही, ना मोबाइल दिया जा रहा है, ना खर्चा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ से ना सैनिटाइज़र, मास्क की कोई सुविधा नहीं है। हम इसके माध्यम से आज पूरे देश के जो फेडरेशन हमारी आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मजदूरों का पूरे प्रदेश के अंदर जो आंदोलन है, सरकार से मांग करते हैं कि इसको स्कीम से जितनी जुड़ी हुई वर्कर हैं, हमारी आशा है, मिड डे मील, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने छोटे मजदूरों से लेकर बड़े कर्मचारियों तक सभी के लिए देश में निजीकरण की संस्था पैदा की है और नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वह हजारों की आबादी पर काम करती है। सरकार ने उन्हें 24 घंटे का नौकर बना कर रखा है, रात के समय भी पोर्टल पर अपडेट देने को बोलते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने ना तो उन्हें कोई फ़ोन दे रखा है और ना ही इसका कोई खर्च देते हैं। जिला प्रधान कुसुम पांचाल,
जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमारी मांगों का समाधान किया जाए। जो मिड डे मील की बहनों का 5-6 महीने होगा मानदेय बकाया है उसका भुगतान किया जाए। जो सरकार मिड डे मील बहनों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, कोरोना के टाइम में भी सरकार जो मिड डे मील की बहनों को स्कूलों में बुलवाती है, बगैर राशन देने के बावजूद भी स्कूलों के अन्य कार्य करती है, वो काम न करवाया जाए। सिर्फ मिड डे मील की बहनों से वही काम करवाया जाए जो उनके हित के लिए है। जो बच्चों के लिए खाना बनाना है, जो मिड डे मील की सफाई करनी है, रसोई की सफाई कर, सिर्फ वही काम लिया जाए। अन्य काम मिड डे मील की बहनों से नहीं लिया जाए। और जो मिड डे मील की बहनों को ड्रेस दी है सरकार ने सिर्फ 600 रुपये, सिर्फ वो 1 साल के 600 रुपये, 300 रुपये साल का सालाना देती है सरकार, ये ना दिया जाए। सिर्फ उनको ऐसा ड्रेस का कि इतना पैसा दिया जाए ताकि उनकी ड्रेस आराम से कम 2000 तो एक ड्रेस का पैसा दिया जाए, उनकी ड्रेस आसानी से आ सके। स्कूलों में जो आजकल सरकार ने खाना भेजने का जो पौष्टिक आहार भेजने की बजाय चावल की जगह आटा और गेहूं की बजाय आटा और चावल भेजे हैं, वो ऐसे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ताकि वो बच्चों तक हम अच्छी तरह पहुंचा सके और पौष्टिक आहार बच्चों को मिल सके। कई ऐसा खाना आता है, ऐसा पौष्टिक भोजन आता है जो बच्चों को देने के लायक नहीं है, उनमें कीड़े आते हैं, कंकर पत्थर आते हैं। सरकार से अनुरोध है कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना भेजे। इस बात के लिए वह बहुत क्रोधित है और ना ही उन्हें मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्कीम से जुड़े जितने भी वर्कर्स हैं सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं मानते उन्हें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये मिलना चाहिए और उनके नीचे जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनका भी 1 साल का बकाया जो अभी तक नहीं दिया गया उसका भी भुगतान किया जाना चाहिए। ऑल स्टेट के अंदर 5 महीने से वेतन नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे परेशान होकर वह आंदोलन करने को मजबूर हो गई और उनका क्या कुछ कहना है वह भी जरा आप सुनिए। अब देखना होगा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। संभाल का सीसीटीवी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। फिलहाल हम खड़े हैं पानीपत की अनाज मंडी में और जहां 1 तारीख को खरीद सुचारू रूप से शुरू करने का वादा किया गया था, तो आज यहां पर कल की यदि बात की जाए तो कोई एक भी ढेरी यहां पर पीआर की नहीं खरीदी गई। लेकिन आज मार्केट कमेटी द्वारा एफसीआई के जो है यहां कर्मचारी पहुंचे, फूड सप्लाई ऑफिसर जो है मंजूल दैया यहाँ पर पहुँची थी और आज खरीद शुरू की गई है। मॉइस्चर चेक किया जा रहा है। किसान आड़ती यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी भी यहाँ लगातार जो है अपने किसानों की फसल को लेकर के जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है मॉइस्चर मशीन से। जहाँ पैमाने की बात की जाए तो पैमाना यहाँ पर 17 और 18 के बीच मॉइस्चर नीचे रहना चाहिए, उसको लेकर जो है फिर भी यहाँ किसान और आड़ती नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बहरहाल देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है चेक किया जा रहा है, क्या प्रक्रिया है वो हम आपको बताएंगे। पहले मॉइस्चर्स इसको मशीन में डाला जाता है पीआर जीरी को और उसको चेक किया जाता है कितना मॉइस्चर है। लेकिन यहाँ पर जो 1 सप्ताह से जो है फसलें यहाँ पर सुखाई जा रही है किसान द्वारा, लेकिन बावजूद उसके यहाँ मॉइस्चर और सफाई के नाम पर उन्हें नहीं खरीदा जा रहा, जिसके लेकर काफ़ी यहाँ किसान और आड़तियों में रोष है। और जिसके चलते फ़िलहाल यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि एक एक ढेरी पर काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन तमाम मंडी की में प्यार की जो है यहाँ ख़रीद होनी है, तो किस तरह से किसान अपनी फसल को बेच पाने में कहीं ना कहीं यहाँ असमर्थ और असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कल खरीद नहीं हुई मंडी में, आज खरीद शुरू की जा रही है। क्या पैमाना है और किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं? संतुष्ट तो मॉइस्चर मीटर साथ है, आप भी साथे हो, चेक कर रहे हैं। 17 मॉइस्चर की डेयरी है, 17 साढ़े 17 उसको ले रहे हैं। बिना जिसकी मॉइस्चर 18-19 आ रहा है, किसानों से अपील है सुखा लो, दोबारा राउंड में फिर ले ली जाएगी। तो यहाँ किसान और आड़तियों का यहाँ पर मानना है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है उनको बरसाया भी गया, साफ भी किया गया, बावजूद उसके यहाँ पर जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं एफसीआई से, वो भी कह रहे हैं कि दोबारा इससे निकाला जाए। क्या कहना चाहिए? नहीं, एफसीआई, हाँ एफसीआई के अधिकारी भी साथ हैं। जैसे ये डेयरी है, ये 2 दिन से पड़ी है मंडी में, ये डस्ट डुस्ट आ गई, ठीक है। आड़ती कह रहे हम तो उसकी स्पाइक करवाई है, तो एफसीआई वाले कह रहे एक बार जरा और लुआ दो जी,
फिर दोबारा से लिख देंगे जिसमें, तो कुछ प्रॉब्लम तो क्या है। क्या ग्रेड क्या निर्धारित किया गया है, तो कितने ग्रेड में खरीदी जा रही है? नहीं, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड जी। ए ग्रेड 1888, बी ग्रेड 1868। अच्छा जी। तो आज खरीद विधिवत रूप से शुरू हो गई है क्या? विधिवत रूप से स्टार्ट हो चुकी है जी। 12:30 बजे, सॉरी 12:15 बज गए स्टार्ट हो गए। हर मंडी का राउंड लेंगे, 2 राउंड लेंगे। अगर पहले राउंड में नहीं सूखेगी तो दूसरा राउंड फिर लेंगे 4 बजे। कुछ किसान 10-10 दिन से आए हुए हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, वो कह रहे हैं। वो थोड़ा गेट पास काटने में प्रॉब्लम आई थी। नवा सॉफ्टवेयर है, अब वो लगभग ठीक हो चुका है। अब जिसमें शेड्यूलिंग नहीं की गई फार्मरों ने, तो वो 1-2 दिन से पड़े हैं। फिर भी सरकार ने 25% शेड्यूलिंग करने का अधिकार सेक्रेटरी को और आढ़ती को दिया है। चलो एक अंतिम सवाल, 25 क्विंटल की जो बात की गई थी प्रति एकड़ लेकर के, 33 क्विंटल, अब सरकार 33 क्विंटल कर 33 क्विंटल। जी जी। तो यहाँ हमारे साथ जो है मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान जी हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है अब सरकार द्वारा जहाँ 25 क्विंटल प्रति एकड़ जो प्यार की फसल थी वो 33 से बढ़ा करके 33 कर दी गई है। दूसरी बात, उन्होंने किसानों से ये भी कहा है कि अपनी फसल को साफ़ सुथरी और सुखा करके ले आए, तुरंत मंडी में उसकी जो है उसका तौल कराया जाएगा और उसमें लेने में कोई समस्या नहीं, और यदि कोई समस्या आती है तो वो मिल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर किसान और आड़ती काफ़ी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। किसानों से बातचीत कराएंगे और आड़तियों से भी बातचीत कराएंगे, उनका क्या कहना है। आड़ती हमारे साथ है निर्मल कादियान, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज कल जो बोली नहीं हुई और आज बोली शुरू हुई है, तो उसको लेकर के अधिकारी क्या ठीक तरीके से ले रहे हैं या उसमें भी कुछ आनाकानी है, क्या कहना चाहते हैं आप निर्मल? आज FCI वाले हमारी मंडी में पहुंचे हैं। पहले भी एक दिन ये परचेज़ करके गए हैं, लेकिन आज इनका जो रवैया है, बढ़िया डेयरी को भी ये छोड़ते जा रहे हैं। जो डेयरी गिल्ली है उसका तो मॉइस्चर मीटर चेक करके कहते हैं हमारे तो गिल्ली है, और जो मॉइस्चर मीटर में भी फिट है उसको कह देते हैं इसमें पंखा नहीं लगा हुआ है। और जबकि साफ़ सुथरी डेयरियाँ पड़ी हुई हैं, ये अधिकारी अपना बस ज़बरदस्ती जैसे किसी पे दबाव बना के ले आते हैं ना कि चलो तुम थोड़ी बहुत परचेज़ करके वापस आ जाना, वो रवैया हमारे साथ कर रहे हैं। मैंने देखा था एक ढेरी आपने जो पल वहाँ पर जो है उतारा, तो वो पंखा भी लगा हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा था कि पंखा लगा, भी उन्होंने आनाकानी की। मैंने थोड़ा सा विरोध किया उस चीज़ का। मैं कहा भाई फिर तुम लेने क्या आए हो जब तुम ये पंखा लगी मना कर रहे हो। और जो सेकंड डेयरी थी मेरी अगले वाली, वो बिंजल से है, रविंद्र सरपंच की, वो डेयरी भी चलने लायक थी, लेकिन उसको ये कह दिया कि इसमें तो ना अभी पंखा नहीं लगा हुआ। मैं क्या भाई मॉइस्चर चेक कर ले हमारा, तू उसमें 13 मॉइस्चर आया, कहते नहीं अब इसको पहले साफ़ कराइए आप। क्या लगता है कि किसानों के साथ अब की बार जो है अन्याय किया जा रहा है? किसानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है जी कि जो PR जीरी है, शायद भविष्य में किसान PR जीरी ना लगाए। हालात ऐसे कर दिए इन लोगों ने। दूसरी जो फसलें आई हैं उनको लेकर के किस तरह से जो है भाव ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है? देखो अभी पिछले 2-3 दिन से कुछ रेट बढ़े हैं। पहले तो 1850 रुपये थे, आज 2181 रुपये तक हमारी जीरी 15 बिकी है। रेट तो पिछले साल की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी एक ज़मींदार को सेटिस्फेक्शन है कि भाई मैं 2200 रुपये तक लगभग मेरी बिक जाए तो सेटिस्फाई है। तो इसके अलावा और किस्म 11-21 और किस तक? अभी ये फसलें आएंगी जी 20-25 अक्टूबर के आसपास। हाँ, अभी ये फसल लेट है। तो ये थे हमारे साथ आड़ती निर्मल कादियान। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो FCI के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और मॉइस्चर मशीन के साथ यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी किसानों की फसल दिखाई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का जो रवैया था उस पर सवाल कहीं ना कहीं उन्होंने उठाए हैं। और उनका ये कहना है कि अब की बार और इस अध्यादेश आने के बाद किसान काफ़ी परेशान हैं, और जो सरकारी खरीद की फसल है PR 13-14, उसको लेने में कहीं ना कहीं आगे भविष्य में किसान अपनी इस फसल को लगाने में असमर्थ दिखाई देंगे। 5 तारीख को होने वाली मीटिंग का जो मैसेज है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको लेकर के वकीलों में, क्योंकि आगामी चुनाव नज़दीक हैं और कभी भी तारीख आ सकती है, जिसको लेकर अब हमारे साथ फ़िलहाल आज पत्रकार वार्ता उन्होंने की है। उप प्रधान और कार्यवाही सचिव यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस मैसेज का। जैसे कि हमने पढ़ा, जबकि जो मैसेज में लिखा गया है कि भी सेक्रेटरी के द्वारा कोई 5 तारीख को मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि वो एट प्रेजेंट बार में सेक्रेटरी के पद पर नहीं है, और ना ही उनको कोई ऐसा अधिकार है मीटिंग बुलाने का, और ना ही हम चाहते हुए भी इस कोविड-19 में कोई मीटिंग बुला सकते हैं, क्योंकि प्रशासन हमें मंजूरी नहीं देगा। दूसरी बात, जो मीटिंग बुलाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था उस पे 98 एडवोकेट्स के सिग्नेचर हैं। 98 में से भी कुछ
समझ में नहीं आ रही, इनिशियल है क्या है, चलो वो तो वट कोई भी बात है 200। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि मिनिमम 250 एडवोकेट होने चाहिए कोई भी मीटिंग बुलाने के लिए एक सचिव द्वारा। और जो हमारे निवृत्तान सचिव हैं श्री गुरविंदर जी, उनको हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लगातार 8 या 10 मीटिंगों से दूरी बनाए रखने के कारण हमारे जो सह सचिव नरेंद्र बजाज जी, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जी जो हमारे सचिव हैं वो बार में कोई ध्यान नहीं दे रहे, सचिव के पद पर हैं, बड़े गरमाई पद है ये, और वो 8-10 मीटिंगों से नहीं आ रहे। तो 22 तारीख को हमने श्री शेर सिंह खरब जो प्रेसिडेंट हैं हमारे बार के, उनकी अध्यक्षता में रखी गई और उनको सचिव के पद से हटा दिया गया। कब हटाया था इसको? ये 22/9/2020। भैया जी एक बात है कि अब वो बुलाया गया है, तारीख एक्सटेंड कर दी गई है, तो अब क्या लगता है कि इस सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं राजनीति का है, भविष्य में जैसे ही चुनाव होने हैं उसको लेकर के किया जा रहा है, क्या लगता है? देखो हम तो ऐसे पद पर हैं और जो बार सभी बार मेंबर्स ने हमको बनाया हुआ है, हमारे मन के अंदर तो ऐसी कोई राजनीति वाली बात है नहीं, लेकिन कुछ एडवोकेट हैं जिनके दिमाग में ये फतूर है कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन ना होना हमारा कारण थोड़ा ना है, इलेक्शन तो 4 अप्रैल को थे, अप्रैल में 1-4 को, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से डेट बढ़ा दी गई है। और उसके बाद भी बार काउंसिल ने सोचा कि ऑनलाइन इलेक्शन करवा दिया जाए। हमारे जो हम बार के अंदर जो भी प्रस्ताव आए थे, रेजोल्यूशन बना और आरओ गठित कर दिया गया, सारे मेंबर्स थे जो फीस डिपॉजिट कर दी गई, नॉमिनेशन फार्म भर दिए गए, लेकिन हम उस पर मजबूर हो गए क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया गया। तो अब जो है अगली तिथि से पहले अब 5 तारीख को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या है कि सचिव द्वारा जो कि आपने रिमूव कर दिया है और उसके द्वारा ही किया गया था या अन्य किसी और के द्वारा वो मैसेज किया गया था, जो कि अब बवाल बन रहा है और पूरे वकीलों में इस बात की चर्चा भी है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा इस बारे में, मैं सिर्फ ये कह पाऊँगा कि जिस आईडी से मैसेज आया था वो बार की आईडी नहीं है और ना ही सचिव की आईडी है, क्योंकि कार्यवाहक सचिव हमारे श्री नरेंद्र बजाज जी हैं, इसलिए हम मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। और ना ही मैंने आपको पहले ही बताया हम बुला सकते, क्योंकि प्रशासन हमें इसकी कोई मंजूरी नहीं देगा। हाँ, आगामी के लिए मैं सभी मेंबर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर किसी मेंबर्स या अपनी पूरी बार के जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कोई मीटिंग ऐसी बुलाने, तो प्रॉपर प्रस्ताव दें, सचिव को दें, सेक्रेटरी को दें, प्रॉपर वे से लिख के, और उस पर मिनिमम 250 एडवोकेट के सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आगामी हम जो भी बैठक जो निर्णय लिए रखेंगे। तो अब आप पे कार्यभार जो है बजाज साहब संभाला जाएगा, क्या लगता है कि सारा ये राजनीति षड्यंत्र है या भविष्य के लिए कुछ और खुराफाती जो है वकीलों का? देखो मैं तो राजनीति को इसको कुछ कहता नहीं, लेकिन हाँ 1-2 व्यक्ति हैं जो ऐसे मन में उनकी इच्छा है इन मीटिंग बुलाने से। अब चलो वो एडोक कमेटी चाहते हैं, एडोक कमेटी पानीपत बार नहीं बना सकती, एडोक कमेटी तो बार काउंसिल जो पंजाब एंड हरियाणा है हमारी, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार सारी बार चलती हैं। देखो जब भी चुनाव होते हैं, अब हम ये नहीं कर सकते कि हम यहीं पानीपत वाले चाहे हम चुनाव कर ले, हमें परमिशन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा से लेनी पड़ती है। एडोक कमेटी का अगर जैसे यहाँ पे प्रस्ताव आएगा, कोई मेंबर्स हैं 250 जो एक संविधान के अनुसार है, P नंबर विद नेम आए, उनके सिग्नेचर हों, हम यहाँ से पास करके आगे भेज देंगे भाई हाँ ऐसे ऐसे हमारी बार में भाई इतने लोगों ने इच्छा है कि एडोक कमेटी बनाई जाए। लॉकडाउन 5 चल रहा है, ऐसे में आपने मासिक बैठक ये लंबा समय हो गया होगा कोविड के चलते, अब क्या गाइडलाइन दी गई है और उसके तहत आपने कोई बैठक दी? जैसा हमने भी अपना जो सेंटर की गाइडलाइन है नेशनल जिसको बोलते हैं, उसमें 100 से अबाव तो शायद ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि भाई 100 से अबाव कोई गैदरिंग हो सके। अब जैसे हमारी मीटिंग होती है 1700 के करीब वकील साथी हैं यहाँ पर, अब 1700 में ये तो पता नहीं भी 1700 आ जाए, 500 आए, 400 आए, 100 से ऊपर की तो ऐसी कोई नहीं। हाँ जैसे प्रस्ताव आए अच्छे प्रॉपर चैनल से हम उसमें मीटिंग भी बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव को लेकर के कोई तिथि निर्धारित की होगी, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव है वो भी तो चुनाव ही है एक प्रकार से, तो ऐसे में कुछ वो कहना चाहूँगा। देखो जब चुनाव बार काउंसिल डेट फिक्स कर देगी, जैसे ऑनलाइन चुनाव फिक्स हो गए थे, यहाँ पे हमारे यहाँ नॉमिनेशन भी भरे गए हैं बेकायदा, लेकिन क्या कि माननीय अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो देखो जब रोक लगी तो उसमें चुनाव तो हम नहीं करा सकते। अब बड़ौदा उपचुनाव है वो सेंटर का मामला है, हम चुनाव करेंगे, हमारे यहाँ चुनाव होंगे। तो ये थे जो निर्वाचित सचिव बजाज, उन्होंने कहा, और वहीं उप प्रधान का भी ये कहना है कि सेक्रेटरी को जो है कमेटी द्वारा रिमूव कर दिया गया था, लेकिन चुनाव की तिथि आगे एक्सटेंड होने के चलते अब बार में और वकीलों में राजनीति चरम सीमा पर है, एक दूसरे की उठापटक यहाँ देखने को मिल रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव की तिथि से पहले अब
5 तारीख की मीटिंग में क्या रहने वाला है। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी दल का पानीपत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी दल का सच के साथ। नमस्कार।